कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम। बच्चों, अपन करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिंदी साहित्य के, उन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, जो या तो आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर इस बार एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए चूज करके लाया हूँ, तो यहाँ पर हम इनको देखने वाले हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है कि काव्य गुण किसे कहते हैं। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है काव्य गुण और काव्य दोष का। उसमें हमने ये जो काव्य गुण है, इस पर आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्य गुण किसे कहते हैं, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक गुण का एक उसकी परिभाषा और एक एक एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो परीक्षा में अगर किसी पर भी पूछा जा सके, जैसे माधुर्य गुण किसे कहते हैं, ओज गुण किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण दीजिए, या प्रसाद गुण किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण दीजिए, तो बच्चों आप लिख सको। ऐसी आपको तैयारी करनी है और ऐसी तैयारी हम आपको इस चैनल पर करवाते हैं। सारी चीजें हम आपको कंफर्म करेंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रह सकते हैं। पहला प्रश्न है कि काव्य गुण किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले जो गुणधर्म होते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं उनको हम काव्य गुण कहते हैं। या फिर काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले जो गुणधर्म होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन तत्वों को हम काव्य के गुण कहते हैं। अब प्रश्न अगर बच्चों यूं बनता है कि काव्य गुण कितने प्रकार के हैं, तो काव्य शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार के कई काव्य गुण बताए हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पर अगर देखें तो 3 काव्य गुण हैं। काव्य गुण जो है वो 3 माने गए हैं। एक तो होता है ओज गुण, एक होता है ओज गुण बच्चों, दूसरा होता है माधुर्य गुण, और तीसरा होता है प्रसाद गुण। ठीक है, तीसरा होता है प्रसाद गुण। तो ऐसे 3 गुण आप नाम याद रखिएगा और एक एक करके हम आगे भी पढ़ेंगे। प्रत्येक की आपको परिभाषा याद करनी है और प्रत्येक का आपको 1 या 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर बच्चों लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि आपका एक भी जो है नंबर कटे नहीं। और हम ऐसी तैयारी आपको करवाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लगातार अगर आप हमारे साथ बने रहे तो निश्चित तौर पर हम आपको इस प्रकार तैयारी करवाएंगे, प्रिपरेशन करवाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा हमारा प्रश्न है विशेषोक्ति अलंकार के लक्षण दीजिए। विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। एक तो क्या होता है कि जहां पर एक तो यह होता है कि जहां पर कारण उपस्थित नहीं है ना, कारण उपस्थित होता है यहां पर, तो कि कारण उपस्थित होता है और एक कारण उपस्थित नहीं होता है, वहां पर भी कार्य हो जाए, तो ये उसका विपरीत है। यहां पर देखो क्या कहा गया है कि जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसके और ज्यादा एग्जांपल और इसके उदाहरण हम नेक्स्ट जो है वो हमारा जो इसकी पूरी क्लास रहेगी अपनी अलंकार वाली, तो उसमें हम टोटल इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। इसका एक विपरीत अलंकार होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, विभावना अलंकार होता है। विभावना, इसका विपरीत जो होता है ना वो विभावना अलंकार होता है। या विभावना का विपरीत जो होता है वो होता है विशेषोक्ति। विभावना में क्या होता है कि विभावना में कारण उपस्थित नहीं होता है, कारण नहीं होने पर भी कार्य होता है। कारण नहीं होने पर भी कार्य संपन्न हो जाता है। कार्य संपन्न हो जाता है। ठीक है, कार्य संपन्न हो जाता है, तो वो तो होता है विभावना अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये जो उदाहरण है ना वो इस विभावना का है, और ये जो विशेषोक्ति अलंकार है ये इस विभावना का विपरीत है कि कारण उपस्थित है फिर भी कार्य नहीं हो पाता। ठीक है, आगे हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरे अलंकार जो है वो वहां पे हम इसको कंप्लीटली समझेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि शोभा सिंधु न अंत रही री। एक पंक्ति है, शोभा सिंधु न अंत रही री। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि इस पंक्ति में क्या हुआ है कि उपमान और उपमेय 2 चीजें होती है। एक होता है उपमान, एक होता है उपमान, और एक होता है उपमेय। उपमान और उपमेय। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है
कि इस पंक्ति में शोभा उपमेय है। शोभा क्या है? उपमेय है। इस उपमेय पर सिंधु उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक का मतलब उसका रूप दिया गया है ना, उसका रूप उस पर आरोपित कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। और अगर चीजें समझ में नहीं आई तो हमने अलंकार वाला जो हमारा वीडियो वो जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे पूरी जो प्लेलिस्ट है उन प्लेलिस्ट का, वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पे अलंकार, जितने भी अलंकार है वो सारे हम पढ़ चुके हैं, वो अलंकार आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। और या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट अलंकार वाला वीडियो मिलेगा। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस ऐप में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है, एजुकेशन राइज नाम से। तो वहां पे कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में हमने पीडीएफ रूप के रूप में नोट्स दिए हैं, वहां पे एमसीक्यूज दिए हैं, वहां पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमारे वीडियोस हैं, ऑनलाइन टेस्ट है वहां पे, और हमारी लाइव क्लासेस भी जो होती है वो वहां पे आपको मिलती है। तो ये कंप्लीट कोर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक मैं नंबर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उस नंबर पर आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है बच्चों, उसके साथ भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जहां पे हम इस वीडियो की पीडीएफ शेयर करते हैं, हमारे जितने भी जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसका लिंक हम वहां पे शेयर करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना चौथा प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है कि कहानी में कथानक का महत्व बताइए। एक कहानी होती है, जो स्टोरी होती है, उसमें कथानक कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है कि कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। जो कथानक है उसका, वही उस कहानी का केंद्र बिंदु होता है। इसमें आरंभ से लेकर के अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। जितने भी घटनाएं होती हैं, जितने भी इंसिडेंट्स होती है उस कहानी में, उसका कंप्लीटली उल्लेख जो है वो इसमें होता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। बच्चों पांचवा प्रश्न है कि च्युत संस्कृति दोष का एक उदाहरण दीजिए तथा बताइए कि यहाँ पर दोष किस कारण है। अब मैंने आपको बताया था काव्य गुण और काव्य दोष। तो काव्य गुण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, और इसी तरीके से काव्य के दोष माने गए हैं। जो काव्य के मुख्यार्थ को समझने में जो कुछ तत्व बाधा उत्पन्न करते हैं वो काव्य के दोष कहलाते हैं। जैसे कि एक दोष है च्युत संस्कृति दोष, ये काव्य दोष है। अब काव्य दोष का एक उदाहरण देना है आपको। तो काव्य दोष होता क्यों है ना, ये दोष किस कारण है। तो इसका कारण क्या होता है कि इसमें व्याकरणीय नियमों की अवहेलना की जाती है, व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, और इस कारण जो काव्य की रचना होती है, जहां पे व्याकरण के नियमों को ध्यान में न रख करके काव्य की रचना की जाती है, तो वहां पे च्युत संस्कृति दोष होता है। अब देखो उदाहरण देखिए कि च्युत संस्कृति दोष का उदाहरण है, फूलों की लावण्यता देती है आनंद। अब फूलों की लावण्यता, बच्चों ये जो शब्द है ना लावण्यता, इसमें जो व्याकरणीय नियम अगर हम देखें, व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर हम ये वाक्य देखें तो ये गलत है। फूलों की लावण्यता नहीं होती बल्कि फूलों का लावण्य होता है, ठीक है। लावण्यता के स्थान पर क्या होगा, फूलों का लावण्य। फूलों का लावण्य देती है नहीं, देता है। फूलों का लावण्य देता है आनंद। तो इसीलिए यहां पर ये दोष है, च्युत संस्कृति दोष है। तो क्या लिखा है कि यहां लावण्यता शब्द का प्रयोग दोषपूर्ण है। लावण्य कहना ही ठीक होगा, इसमें ता प्रत्यय जोड़ना ठीक नहीं है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, फूलों का लावण्य देता है आनंद, ठीक है। इस तरीके से बनेगा फूलों का लावण्य, फूलों का लावण्य देता है आनंद, ठीक है, आनंद। तो ये रहेगा इस तरीके से। इसमें व्याकरण के नियमों की अवहेलना की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है छठा प्रश्न, न्यून पदत्व दोष तथा अधिक पदत्व दोष में अंतर बताइए। ये भी काव्य के दोष हैं। काव्य के विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं उसमें से 2 दोष ये हैं, एक तो है न्यून पदत्व दोष और एक है अधिक पदत्व दोष। देखो न्यून पदत्व दोष में क्या होता है कि जहां वाक्य रचना में, जहां काव्य में हम किसी वाक्य की पद की रचना करते हैं तो उसमें किसी शब्द की कमी रह जाती है,
तो वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है। कोई वाक्य में कोई शब्द आना चाहिए, कोई पद आना चाहिए, वो पद कम रह जाता है। और इसके विपरीत क्या होता है कि अधिक पदत्व दोष में किसी एक शब्द को अगर हटा भी दिया जाए, किसी पद को अगर वहां से हटा भी दिया जाए, तो उसके भावार्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अधिक पदत्व दोष तब होता है जब कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनके हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं आती है, तो ऐसे शब्दों को हम अधिक पद कहते हैं। अगर कमी रह गई तो न्यून पदत्व दोष, अगर कोई शब्द ज्यादा आ गया जिसको अगर हटा भी दें तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो होता है अधिक पदत्व दोष। अगर फिर भी समझ में नहीं आया बच्चों, तो नेक्स्ट जब भी हम काव्य के गुण और काव्य दोष पूरा एक कंप्लीट एक अलग से वीडियो ले लेंगे, उसमें आपको सारी चीजें समझा देंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा अगला है कि काव्य के अर्थ ग्रहण करने में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है। काव्य दोष जब हम पढ़ते हैं तो काव्य दोष इस आधार पर निर्धारित होते हैं कि काव्य का जो अर्थ हम जब ग्रहण करते हैं तो उसमें किस किस प्रकार की बाधाएं आती है, उसके आधार पर काव्य के दोष जो है वो माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि काव्य का अर्थ ग्रहण करने में मुख्य रूप से 4 प्रकार की बाधाएं आती है। एक तो आता है शब्द संबंधी बाधा, अगर आपको शब्द ही समझ में नहीं आया तो आप उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। एक होता है वाक्य संबंधी बाधा, अगर वाक्य में कोई त्रुटि रह गई, वाक्य अगर आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट होता है अर्थ संबंधी बाधा, और फिर होता है रस संबंधी बाधाएं। तो इस तरीके से हमें 4 प्रकार की जो है ये इस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है काव्य के अर्थ को ग्रहण करने के दौरान। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो बच्चों यहां पे हम देखेंगे कि जो काव्य के गुण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको हालांकि पहले बता दिया है। इसमें काव्य के जो 3 प्रकार के गुण होते हैं, पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है प्रसाद गुण और तीसरा है ओज गुण। माधुर्य गुण मतलब कि मधुरता, मतलब किसी पद को पढ़ते ही हमारे हृदय में आनंद का भाव उत्पन्न हो जाए, वह माधुर्य गुण होता है। जितने भी भक्ति गीत होते हैं, जितने भी वंदनाएं होती हैं, है ना, वो सारे माधुर्य गुण में आती है। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण ऐसा वो प्रसाद गुण वहां पे होता है काव्य में जहां किसी पद को पढ़ते ही जिसका भावार्थ हमें सामान्यतया समझ में आ जाए, है ना, पढ़ते ही जिसका भाव हमें समझ में आ जाए, वहां पे प्रसाद गुण होता है। और फिर होता है ओज गुण, जिस काव्य को पढ़ने से हमारे 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 हृदय में ऊर्जा का जो है वो एक प्रकार से आविर्भाव होता है, जहाँ पे हृदय में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, वो वहाँ पे ओज गुण होता है। जैसे कि देशभक्ति की जितनी भी रचनाएं होती हैं, है ना, वो उसमें ओज गुण होता है। तो इस तरीके से बच्चों काव्य के गुण जो है वो 3 प्रकार के गुण माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इसमें कौन सा काव्य गुण है। तो बच्चों इसमें ओज काव्य गुण है। इसमें कौन सा काव्य गुण है, इसमें ओज काव्य गुण है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इसमें ओज काव्य गुण है। ये राम के शक्ति पूजा जो निराला जी की कविता है उसमें से पंक्तियां ली गई है बच्चों। ठीक है, तो ये देखो हमने अभी तक इतने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, हमने इसकी लगातार सीरीज जारी है। हम हिस्ट्री के भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, या फिर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इन सबके हम ये करते हैं वीडियोस। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों। इस एजुकेशन राइज नाम के ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर हमने विभिन्न कोर्सेज हमारे लॉन्च किए हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, है ना। और उस कोर्स में हमने जो अपना लेटेस्ट जो बोर्ड का पैटर्न और लेटेस्ट बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कोर्सेज बनाए हुए हैं। उस कोर्स में आपको प्रत्येक चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी, चैप्टर वाइज आपको वहां पे पीडीएफ मिलेगी, और उसी चैप्टर का जो पीडीएफ है उसका आपको वीडियो मिलेगा। आपको टॉपिक समझाते हुए हमने वीडियोस बनाया है बच्चों। इसके बाद में आपको वहां पे इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना, वो सारे के सारे आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा वहां पे जो एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो भी हमने प्रोवाइड कराए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट हमने बना रखे हैं। चैप्टर वाइज आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट मतलब कि जब
जब आप जितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उसको सॉल्व करोगे और फिर उसको सबमिट करोगे, तो सबमिट करते ही आपको हाथों हाथ तुरंत रिजल्ट मिलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, उसमें से कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, जो प्रश्न आपका गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, और उस टेस्ट को आप बार बार दे सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं, तिबारा दे सकते हैं। इससे आपको है ना आपको रैंक का पता चलेगा कि आपके साथी आपसे कितने आगे हैं, आपकी पोजीशन कहां पर है। तो ये आपको हमारे ऑनलाइन टेस्ट से पता चलेगा। और जब हमारी लाइव क्लास रहती है, अल्टरनेटिव रहती है, कभी हिस्ट्री की, कभी पॉलिटिकल, कभी ज्योग्राफी, कभी हिंदी, तो जब हमारी लाइव क्लास रहेगी तो वो लाइव क्लास भी आपको इस ऐप में बच्चों मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहां पर हम आपको लिंक प्रोवाइड कराते हैं। तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9079622989। अब यहाँ पे जब आप मैसेज करेंगे, हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा जिसमें हमारे ऐप का लिंक रहेगा, हमारी जितनी प्लेलिस्ट हैं, जितने हमारे कोर्सेज हैं, सबके लिंक आपको मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।